हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आज के वीडियो में शुरू करते हैं यूपीपीएससी आरओ के लिए मॉक टेस्ट नंबर 3 को। आज के मॉक टेस्ट में जो प्रश्न है वो बिल्कुल एग्जाम के लेवल के हैं, न कम न ज़्यादा, इसलिए पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो परिस्थितियाँ होती हैं वो सदैव आपके अनुकूल नहीं रहती हैं। कुछ न कुछ मुश्किलें आपके सामने आती रहेंगी और उन्हीं मुश्किलों के बीच आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कपिल धारा प्रपात ये किस नदी पर स्थित है? सही जवाब क्या बनेगा इसका? देखिए, ये जो कपिल धारा प्रपात है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। और अगर बात करें लोकेशन की, तो कपिल धारा जो है ये मध्य प्रदेश में एक स्थान है जिसको कहते हैं अमरकंटक। क्या कहते हैं? अमरकंटक। तो अमरकंटक में यह स्थित है कपिल धारा। और एक और भी है दुग्ध धारा। दुग्ध धारा, तो ये दोनों जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ये आप याद रखना, यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं सभी विकल्प यहाँ पर गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। गुरु शिखर पर्वत श्रेणी किस राज्य में है? गुरु शिखर पर्वत श्रेणी ये किस राज्य में है? और इसका सही जवाब है राजस्थान में। राजस्थान में जो अरावली की पर्वत श्रेणियाँ हैं उसमें गुरु शिखर सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है और ये धारवाड़ युग की चोटी मानी जाती है। तो ये भी आप याद रखना, ऑप्शन बी। एक प्रपात है, इसका नाम है गोकाक। गोकाक प्रपात कर्नाटक राज्य के किस जिले में स्थित है? और देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोकाक प्रपात ये कर्नाटक जिले के बेलगाम जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और ये पश्चिमी घाट की जो पर्वतमाला है उसी के अंतर्गत ये आता है गोकाक प्रपात। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना, बेलगाम जिले में पाया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की गई है? पार्वती परियोजना के बारे में बात हो रही है। तो ये जो है वो पार्वती नदी पर है और जो पार्वती नदी है वो रावी नदी की एक सहायक नदी है और ये पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। याद रखिएगा, पार्वती परियोजना ये हिमाचल प्रदेश में विकसित की जा रही है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को कौन सा जलमार्ग जोड़ता है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है पाक जलडमरू मध्य। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सुंडा जलडमरू मध्य ये इंडोनेशिया में पाया जाता है, ये याद रखना आप, इंडोनेशिया में है ये। और ये जावा और सुमात्रा द्वीप को जोड़ता है। सुंडा ये इंडोनेशिया में है और मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है पाक जलडमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मालवा पठार किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच पड़ता है? मालवा का जो पठार है वो किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच पड़ता है? और इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा? देखिए, अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणियों के बीच। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब बनेगा, अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणियों के बीच। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो आप जानते हैं कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसका जो समय था वो 1956 से 1956 से लेकर 1961 तक रहा। ठीक है, और इसे तैयार किया गया था पीसी महालनोबिस के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और इसी वजह से जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसको महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। और एक बात और भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि पीसी महालनोबिस के जन्मदिन को मतलब 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखना, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस 29 जून को मनाया जाता है। और इसी के साथ ये भी याद रखना कि जो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, वो कब होता है? वो 20 अक्टूबर को होता है। तो दोनों आप याद रखना, जो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वो 20 अक्टूबर को होता है और भारत में सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप याद रखेंगे। और आर्थिक नियोजन ये किस सूची का विषय है? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो अगर आप संविधान की अनुसूची 7 को देखेंगे तो उसमें 3 आपको उप सूचियां मिलेंगी देखने को, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये जो हैं ये अनुसूची 7 के अंतर्गत आते हैं। और आर्थिक नियोजन जो है ये समवर्ती सूची का विषय, यानी कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं और विशेष परिस्थितियों में जो केंद्र का कानून होगा
वो राज्य के कानून से भी अधिक प्रभावी माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है? तो याद रखना कि ईरान की जो उत्तरी सीमा है उसको जो है कैस्पियन सागर जो है वो टच करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है। चंबल नदी पर कौन सा बांध स्थित है? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर या उपरोक्त तीनों? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। चंबल नदी पर जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर तीनों बांध स्थित हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। और एक जलसंधि है जिसका नाम है टारस। टारस जलसंधि किन दो देशों को अलग करती है? तो सही जवाब क्या बनेगा इसका? ऑप्शन बी। जो टारस जलसंधि है वो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को अलग करती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। और क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ओजोन परत जो होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो देखो ये हो गई हमारी पृथ्वी, अर्थ, और इसके ऊपर जो पहली परत होती है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर। और इसके ऊपर जो परत होती है इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। तो ये जो ओजोन परत होती है वो स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कुल मिला के 5 परत होती है वायुमंडल की। तो पांचों परतों के नाम आप क्रमशः लिखिए। अगर आपको पता है तो नीचे आप लिखिए। देखिए जितना अधिक आप लिखेंगे उतना ही अच्छा आपको याद रहेगा। तो डिटेल में लिखिए अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो। क्लाइपेडा रूस का सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। नाम क्या है? क्लाइपेडा। तो ये किस सागर में स्थित है? याद रखना ये जो है बाल्टिक सागर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अच्छा ये बताओ कि सेनवेट, सेनवेट क्या होता है? आपको पता है सेनवेट का संबंध किससे है? तो याद रखना कि सेनवेट जो होता है इसका संबंध उत्पाद शुल्क से है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। और उस समय नंद वंश का जो शासक था वो कौन था? घनानंद था। घनानंद। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। घनानंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार का। तो ये एक क्रम है। और घनानंद से पहले जो था वो महापद्मनंद शासक हुआ करता था। महापद्मनंद घनानंद का पिता था। एपिग्राफी क्या होती है बताओ? एपिग्राफी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? मुद्राओं का, शिलालेखों का? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। याद रखना एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। बाबर ने अपना जो एक संस्मरण लिखा है तुझके बाबरी, ये किस भाषा में? देखो ये जो क्वेश्चन है वो कई बार लोग गलत कर देते हैं। तुझके बाबरी को लोग अक्सर फारसी मानते हैं जबकि ये गलत है। तुझके बाबरी जो है वो मूल रूप में तुर्की में लिखी गई रचना है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तुझके बाबरी ये बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो काफी इंपॉर्टेंट है। किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप शेरशाह द्वारा हुमायूं को भारत से निर्वासित किया गया था? तो ये युद्ध था बिलग्राम का युद्ध। और ये हुआ था कब? ये हुआ था 1540 में। और उसके एक साल पहले 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। लेकिन निर्णायक युद्ध हुआ बिलग्राम का युद्ध। तो बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। और इसमें जो शेरशाह था उसने हुमायूं को भारत के बाहर खदेड़ दिया था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और देखो अगर शेरशाह कुछ दिन और जीवित रहा होता तो शायद हुमायूं जो था वो वापस भारत आ ही नहीं पाता और भारत का इतिहास ही बदल गया होता। 1857 की जब क्रांति हुई तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये है आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न कि सर चार्ल्स वुड ने 1854 में वुड डिस्पैच यानी कि शैक्षिक प्रस्ताव पेश किया था। तो चार्ल्स वुड 1854 में भारत में जब थे तो वो किस पद पर थे? तो सही जवाब है चार्ल्स वुड जो थे वो भारत के राज सचिव हुआ करते थे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यूज। आने वाले दिनों में जो प्रश्न है उनकी संख्या बढ़ेगी और जो प्रश्न है उनकी गंभीरता भी बढ़ेगी। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ और लगातार टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, अपने स्कोर को लगातार इंप्रूव करते रहिए। परीक्षा में समय अब बहुत अधिक नहीं बचा है, इसलिए गंभीरता से परीक्षा की तैयारी आप लोग करते रहिए। सब कुछ अच्छा होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही।
तो मिलेंगे आपसे कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।